बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। इस वक्त हम आज जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर को कहा जा रहा है कि महंगाई भी कम हुई है और शरई जो महंगाई की शरह है उसमें पहली बार कमी हुई है। जो हुकूमत वक्त है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी और गरीब का भला होगा। तो इस पूरे इसना में इदारों के दरमियान जो रस्साकशी है मज़ीद बढ़ती जा रही है। नैब तरमीम केस का फ़ैसला भी आज अदलिया ने महफूज कर लिया, जो कि गालबन कल परसों या कुछ दिनों में वो फ़ैसला भी सुनाया जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बानी पीटीआई की जो उनको जो सर्विसेज दी गई थी उस पर हम बात करेंगे कि कितनी उनको सर्विसेज दी गई हैं और कितनी वो डिज़र्व करते हैं, क्या झूठ क्या सच, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान और पीटीआई के इत्तेहाद पर। तमाम चीज़ें बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा आपने मुल्क की सियासत सैयद सज्जाद अली शाह ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब ने ज्वाइन किया। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देंगे। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब, आपने भी टाइम दिया। सलीम सचवानी साहब, पहले हम आ जाते हैं, आज ब्रेकिंग चल रही थी, खान साहब की सहूलतें, हुकूमत वक्त ने तमाम चीज़ें अदालत को दे दी कि हम ये सहूलतें दे रहे हैं। मुतमईन है? सच बोला है हुकूमत ने? सर हुकूमत ने सच बोला या झूठ बोला ये तो बात की बात है। जो बोला, क्या उसने 5 स्टार होटल की सहूलतें थी? जो इसके दावे ये कह रहे थे, यही हुकूमत दावे कर रही थी ना कि हमने 5 स्टार होटल की सहूलतें दी हुई है। क्या ये सहूलतें थी 5 स्टार होटल की? इन्होंने खुद अपने बयान की नफी कर दी है। जो उन्होंने दिए वो भी गलत है। और जब हकाइक सामने आएंगे तो मजीद मालूमात पड़ेगी कि कितना मजीद झूठ बोल रहे हैं। जो उन्होंने बयान किया उससे भी कितने झूठी बातें शामिल है। क्या इनको 4 कमरे दिए गए जिनमें मुलाकाती बैठ के इंतजार कर रहे हो? सर दिए गए इनको 4 कमरे जिनमें इनके मुलाकाती बैठ के डेली इंतजार कर रहे हो कि ये किसके साथ एक्सरसाइज मशीन भी दे दी गई है। सर क्या इनको एसी की सहूलत दी गई है? क्या इनको तमाम चैनल्स की सहूलत दी गई है? क्या इनको मुलाकातियों से बिना इम्तियाज मिलने की सहूलत दी गई है? नहीं दी गई। इनमें से कोई भी सहूलत नहीं दी गई है। तो कंपैरिजन नहीं करें। कैद तनाई में इन्होंने रखा हुआ खान साहब को, और ये कैद तनाई का मजा ये भी चखेंगे और उनको चखना भी चाहिए था कि उनको मालूम पड़े कि कैसी होती है कैद तनाई। जब किसी के साथ जुल्म करते तो आपको भी, जालिम को भी मालूम पड़ना चाहिए कि जुल्म करने में जो मजलूम होता है उस पर क्या गुजरती है। मतलब ये जो जितनी भी आज ब्रेकिंग चल रही हैं, एयर कूलर से लेके किताबों से लेके सर आप इस वक्त एसी में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास इस वक्त एयर कूलर चल रहा होता तो आपका क्या हाल हो रहा होता? तो आप मुझे बताएंगे सर? जमीन आसमान का फर्क होगा ना। सर वो जेल में है। तो सर वो क्या जेल में नहीं थे? अच्छा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज क्या ये जेल में नहीं थी? तो खान साहब कहते थे एसी हटवा दो इनके। हटाया इन्होंने। हटवा दो। मगर इनकी मिन्नतें तरले पाँव पकड़ के जो लोग बेचते थे कि नहीं हटवाओ एसी, जिसकी वजह से खान साहब दरगुजर कर जाते तो नहीं हटवाया एसी। आज क्यों उन्होंने नहीं दी सहूलत? जब उस वक्त तो पाँव पकड़ के सहूलत ले ली थी उन्होंने एसी की, आज क्यों सहूलत नहीं दी? उन्होंने तो नहीं मांगी कि मुझे एसी दिया जाए। नहीं मांगी, चले नहीं मांगी तो फिर ये अदलिया के पास ये रिक्वेस्ट गई थी कि मेरे पास सहूलतें नहीं है, जिस पे अदलिया ने कहा था कि सारी डिटेल कहा जाएगा ना। जब दावे कर रही हुकूमत वक्त कि हमने 5 स्टार की सहूलतें दी हुई है, इनके वज़रा आके बयान दे रहे कि हमने 5 स्टार की सहूलतें दी, वो तो कहेंगे भाई ये जो झूठ बोल रहे हैं, हमें सहूलतें नहीं दी। अगर जो सहूलतों के दावेदार है वो सहूलतें दे दें हमें। फिर जिन सहूलतों के वो दावेदार है तो वो सहूलतें दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? शाह साहब सहूलतें कम है, एसी होना चाहिए था, बाकियों के पास भी तो ऐसी थे। मुलाकातियों के 4 कमरे भी होने चाहिए थे। मुलाकातों के लिए 4 कमरे भी होने चाहिए। भाई पीटीआई की मिसाल वो हमेशा की तरह मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। अब बात ये है कि इन्होंने अपने अदवार में सियासी कैदियों को क्या सहूलतें दी थी। अगर उनका सही मायनों में पोस्टमार्टम किया जाए कि इन्होंने क्या दिया था, क्या सहूलतें थी। देखिए जो शिकवा किया गया था वो ये किया गया था कि मुझसे मेरे वकला को प्राइवेसी में मिलने नहीं दिया जा रहा। असल बात ये थी। उसके बावजूद तमाम रिकॉर्ड जो है वो पेश कर दिया गया हुकूमत की जानिब से, और अदलिया से कह दिया गया कि आप जब चाहें जैसे चाहें चेक कर सकते हैं। एक्सरसाइज से लेके वॉक से लेके
हाँ, ये बात दुरुस्त है, ये मैं मानता हूँ कि जो बैरक्स उनको एक्स्ट्रा दी गई हैं उनके साइज इतने तवील नहीं है जितनी कि उनको एक वॉक वगैरह का एक सिस्टम होता है, लंबी चौड़ी करनी होती है, वो उस हिसाब से रूम्स नहीं है, लेकिन बैरक्स 3 हैं। एक और चीज़ की बड़ी वावेला की जा रही है, सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले किया जा रहा है, खुश्क मेवाजात खान साहब को भी दिए गए हैं कि आप खाएं पिएं ऐश करें। मैं आपसे और पीसी होटल से खाना आता है। यहाँ मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं अच्छा, कि वो 15 लाख हो, वो 7.5 सर लाख वो हो, पिक्चर में भी खुश्क मेवाजात आए वो हैं, 9 लाख हो, लेकिन सवाल यहाँ बनता है गर्मी में खुश्क मेवाजात खाए जाते हैं मैं क्या? वही आपसे अर्ज करने चला हूँ अच्छा। कि पहली बात तो वो खुश्क मेवा खाएं, वो पीसी का खाना खाएं या देसी मुर्गा कटवाएं, इन पैसों से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जो बात जहाँ क्लियर है वो क्लियर है, जेल का खाना वो नहीं खा रहे, वो अपना खाना मंगाते हैं, उनके अखराजात वो प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, वो अपने वहाँ के अखराजात प्राइवेट सेक्टर से उनको मिलते हैं, अपने तौर पे दिए जाते हैं, उन अखराजात का हुकूमत से ताल्लुक नहीं रह गया। ड्राई फ्रूट खाने का ताल्लुक कि क्यों खाए जा रहे हैं इतनी गर्मी में, तो एक एज फैक्टर होता है आदमी का, उसको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, फिर वो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज के बाद जो है वो लवाजमात की ज़रूरत होती है, ये लवाजमात में आती हैं चीज़ें, तो ये बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अपनी सेहत का ख्याल रखना दुनिया में कोई जुर्म नहीं है। सही ट्रीटमेंट हो रहा है, वो आप बेहतरीन मुतमईन है, पीटीआई वाले कह रहे हैं अभी मुतमईन अभी नहीं मैं है। आपको बताऊं कि ऐसी होना चाहिए, अभी मैं आपको बताता हूं कि फॉर्मर वजीर आजम का प्रोटोकॉल है, जहद तनाई नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूं, मेडिकल की अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, कोई तकरीबन 15 दिन हो गए, तो जिस वक्त ये बुशरा बीबी शिफ्ट हुई थी अडयाला जेल, तो मेडिकल दोनों का कराया गया था, बुशरा बीबी ने मना कर दिया था, उसके बरक्स जो है इमरान खान ने प्रॉपर मेडिकल कराया था अपना, तो उनको इत्मीनान है तो कराया था, इत्मीनान नहीं होता तो वो नहीं कराते, उनको इत्मीनान है, उनको मौके भी फराहम किया जा रहा है। अदलिया में वो कह रहे हैं कि मैं खुद जो है वो अपने केस को परसू करूंगा, तो उनको उसकी भी परमिशन ग्रांट हो रही है। और गुड टू सी यू के बाद जो है आप देख रहे हैं कि जस्टिस अथर मिनल्ला जो है वो बहुत इज्जत से पेश आ रहे हैं उनके साथ, और बाकायदा मुकालमे हो रहे हैं, और बाकायदा उन्हें कहा जा रहा है कि लाखों लोग आपको जो है चाहने वाले हैं, आप बड़ी सियासी पार्टी के सरबराह हैं, उम्मीदें वाबस्ता हैं लोगों को, तो ये मुकालमे भी उनको मिल रहे हैं। और क्या सहूलतें, मतलब और क्या सहूलतें चाहिए एक ऐसे शख्स को जिसको कई केसेस में जो है वो रखा गया है। मैं समझता हूँ किसी भी मुल्जिम को, सियासी मुल्जिम को इस कैटेगरी में आज से पहले कभी भी नहीं रखा गया। इस बात को मैं यकीन से कह रहा हूँ, अच्छा, और तस्दीक के साथ कह रहा हूँ कि इतनी सहूलियात के साथ नवाज शरीफ को नहीं थी, सियासी मुल्जिम को इस तरह जरदारी साहब को नहीं थी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको देखिए, झूठ तो पीटीआई का शेवा है बोलना, और इन झूठों और इंतशारी टोलों की वजह से बानी पीटीआई को नुकसान हो रहा है। खौफ तो अल्लाह ही का है, आप लोगों का थोड़ी है। आप लोग तो धमकाते रहते, हम सुनते रहते हैं, हमें क्या, ठीक है, हमें तो सियासी धमकियां आती हैं, जर्नलिस्ट को तो आती हैं, हम तो सह लेते हैं। ठीक है, एक कॉल ले लेते हैं। एयर कमोडोर अरशद साहब ने ज्वाइन किया, खुश आमदीद कहेंगे सर शो में। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अरशद साहब, अब तो आज बहस है, आज तो तमाम हमारे नेशनल मीडिया पे ब्रेकिंग थी, खान साहब को जो सहूलतें दी गई हैं, फिर अथर मिनल्ला का जो उनके साथ चीफ जस्टिस का मुकालमा हुआ, उनको कहते नजर आए कि आप बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, कौम को आपसे उम्मीदें हैं, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा सर? मेरे ख्याल में तो खान साहब को होश के नाखून लेने पड़ेंगे और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि स्टेट कितनी मैग्नेटिक दिखा रही है उनके लिए, और उस हिसाब से एक नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छे इकदाम उठाने पड़ेंगे ताकि मुल्क भी स्टेबल हो, और एक पॉलिटिकल जो है एक ट्रैंक्विलिटी एंड हार्मनी का माहौल मुल्क में भी इरेक्ट हो सके। जी जी। जजेस के मुकालमे में बड़ी तनकीद की जा रही है, अथर मिनल्ला की जो उन्होंने उनके लिए अल्फाज कहे हैं, क्या ये नहीं कहने चाहिए थे? मेरा नहीं ख्याल है कि एक ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट और इतने हाई प्रोफाइल एक पॉलिटिकल लीडर को ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स हदूद क्रॉस करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम सबको एज ए जिम्मेदार शहरी और खासतौर पे वो लोग जो कि बड़े ओहदों पे हों, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से बड़ा ओहदा तो पाकिस्तान में और कोई है नहीं, ठीक है, तो अंडरस्टैंड हमें करना चाहिए कि हम किन हालात में और क्या बात कर रहे हैं।
ये भी बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई का इत्तेहाद होने जा रहा है JUI का, और ईद के बाद गालबन हमारे ज़राए बता रहे हैं बड़ी तहरीक चलाई जाएगी हुकूमत के खिलाफ, फिर 8 को भी गालबन इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट है। कैसा देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? मुझे तो काफी सारे खदशात हैं जी इस बारे में, क्योंकि जो भी जिम्मेदार शहरी हैं, और हम लोग माशाल्लाह, मैं क्योंकि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को भी देखता हूँ और सोल्जर्स की पल्स का भी मुझे पता है। ठीक है। तो हम तो ये समझते हैं कि इन दोनों पार्टीज को होशो हवास और होश के नाखून लेने चाहिए, और बजाय इसके कि कन्फ्रंटेशनरी मोड के ऊपर जाए पूरा मुल्क। हम ऑलरेडी इक्तिसादी लिहाज से काफी कमजोरियां हैं हमारे अंदर, हम उनको एड्रेस करें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए सारे मिलके चलें। तो बाकी पार्टीज के जो लीडर्स बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं कि जी एक रिप्रोचमा होना चाहिए, आपस में बातचीत से आगे चलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में इन लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए। ठीक है जी। बहुत अगर मुल्क में खलफशार होगा, हाँ। टेंशन होगी और कन्फ्रंटेशनरी पॉलिटिक्स होगी, तो अवाम की फलाह बहबूद के मामलात जो है, नहीं तो ये जो आप अरशद साहब जो आप बातें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इसको ऑपोजिशन की जमात, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बड़ी ऑपोजिशन की जमात है, वो ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम ही नहीं करते। ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जब वो तस्लीम ही नहीं करते तो बात करना तो दूर की बात। देखिए सर, इस वक्त हमारी कोर्ट्स में इनके केसेस लगे हुए हैं, अपील में गए हुए हैं, ये मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल चल रहे हैं इसके ऊपर। तो अल्टीमेटली आप देखिए, इनके अभी सैफर वाला केस इनके हक में हुआ, बाकी मामला जो है वो कोर्ट में चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो हमारा एक रियासती सिस्टम है हमारा इंसाफ का, उसको चांस देना चाहिए और उसकी तरफ देखना चाहिए हर एक को। ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अवाम भी समझती है और ये लोग भी समझते हैं कि मुल्क की फलाह जो है वो डेमोक्रेसी के पनपने में है, और अगर जरूरत पड़ती है तो दोबारा री इलेक्शन में जाया जा सकता है, लेकिन मुल्क को एक अफरा तफरी या एक इंतशार की यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट आप एक सेंटेंस कह गए कि जरूरत पड़ी तो हम री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। जी 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 जी। तो आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले देखिए, कौमों को जो खसूसी हालात होते हैं, जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर स्पेशल डिसीजंस लेने चाहिए। अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल में इससे पहले भी हमारे मुल्क में मिसालें मौजूद हैं कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ने सबने मिलकर बैठ के कोई फैसला किया, या जो मुख्तदिर इदारे हैं मुल्क के, उन्होंने इंटरवीन किया और चीजें दुरुस्त डायरेक्शन में गई, तो अभी भी जा सकती हैं। अभी भी जा सकती हैं। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, अरशद साहब ने हमें अपना मौक़िफ़ दिया। बड़ी बेहतरीन, और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सलीम सुल्तानी साहब, पहले ज़रा मैं आपसे वो कह रहे हैं कि हो जाता है अगर बैठ के कौमें बैठ जाएं और कोई ऐसे मामलात हो जाएं तो दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही बात है, और बैठना चाहिए, अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। जिन जिन इदारों ने जो है फॉर्म 47 की गलती की है, अगर वो तस्लीम नहीं करते हैं तो अदालतों को खुला छूट दीजिए कि वो हक में इंसाफ के फैसले कर सकें। अदालतों पे दबाव डालने की जो पॉलिसियाँ हो रही है, रिटायर्ड जजों को जो लाने की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, इन तमाम चीज़ों से दूर रहा जाए, ताकि जो है हक और इंसाफ के फैसले आए और मामला आगे बढ़े। और वो रावलपिंडी डिवीजन के उस कमिश्नर को भी बाहर लाया जाए, उसको पूछा जाए, उसके तमाम तफसीलात लेके कौम को, जो इस वक्त जो आपने क्या कहेंगे इसको, पैरालाइज किया हुआ कौम के हक के ऊपर डाका मारा गया है, कौम के वोटों को तस्लीम नहीं किया गया है, तो वो कौम के वोटों को जब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा तो आप पता है कौम किस तरह आगे बढ़ेगी। हर इलेक्शन में ये बात सुनने में आती है, हर इलेक्शन में ये बात सुनने में आती है, कौम के वोटों के खिलाफ फैसले हुए। तो भाई जब कौम के वोटों के खिलाफ फैसले न हो, उसके लिए ईवीएम मशीन लाई गई, तो हटाने वाले यही थे ना जो सामने आज बैठे हुए हुकूमतों में, और वही ताउन करने वाले भी वही इदारे थे ना जिन्होंने फॉर्म 47 से इनको बिठाया है। तो इस तरीके से अगर ये मुल्क के भलाई की वजह मुल्क को तनज़्ज़ुली में धकेलने वाली पॉलिसियां इख्तियार करेंगे, तो कौमें वही आगे बढ़ती हैं जो कौमों के वोट से मुंतखब होकर हुकूमतें आती है, वही कौमों को आगे ले जा सकती है, बाकी कोई नहीं। आप देख लें, बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हुआ हमसे, तो हालांकि बांग्लादेश वो मुल्क था जिसके लिए हमारे अयूब खान साहब ने कहा था कि ये हम पर बोझ है। आज वो बोझ हमसे 4 गुना तरक्की में आगे है, और उसका रिजर्व फंड मोर देन $100 अरब है, जिसको हम अपने ऊपर बोझ कहते हैं। और हमारे पास सब कुछ होते हुए, हर चीज होते हुए,
हर टेक्नोलॉजी होते हुए उसके बावजूद भी ना हम अपने माध्यम से फायदा होते हैं, ना जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इतनी टेक्नोलॉजी जिससे हम फायदा नहीं उठा रहे। तवानाई मुल्क की तरक्की के लिए होती है, ठीक है, और हमने तवानाई को मुल्क की तनज़ुली के लिए बना दिया, तनज़ुली के लिए बना दिया। मुल्क ठीक है, के अंदर जनरेटर लगा के, मुल्क के अंदर जनरेटर लगा के $5 अरब की इंपोर्ट को हमने $30 अरब पे पहुंचा दिया। उन्हीं बेगरतों को आज हमने फिर अपने ऊपर इक़्तिदार के लिए मुसल्लत किया, को लाने वाले भी मुंह से अच्छे अल्फाज नहीं निकले, और ये तो है ही। ठीक है, ठीक है। शाह साहब, हुकूमत की कारकर्दगी और पैरामीटर्स कल तमाम निजी टीवी पे चल रहे थे कि महंगाई में कमी हुई है, मुत्तफिक हैं इस पे आप? देखिए, महंगाई में कमी वाज़े तौर पर नजर आ रही है। इंटरनेशनल मार्केट में किस्मत अच्छी है, पेट्रोल के रेट गिर रहे हैं, फिर गिर गए। 15 तारीख को फिर कमी आएगी पेट्रोल के रेट में, आज फिर गिरे। तो बात ये किस्मत भी साथ दे रही है। अच्छा। और दूसरी बात, अभी आपने लाइन पे मोहतरम को लिया हुआ था, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करके गए, पर मैं यहाँ आपको एक चीज़ वादे करता चलूँ कि फार्म 47 की हुकूमत जो कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, जिन्होंने शोर शराबा और एक हंगामा बर्पा किया हो, जो मुल्क को चलते देखना ही नहीं चाहते ना, उन लोगों के लिए मैं ये पूछता हूँ कि अगर ये फार्म 47 की हुकूमत है तो आप इन असेंबलियों से बाहर आ जाएं, इस्तीफे दे दें, KPK की हुकूमत छोड़ दें। किस लिए आपने हल्फ उठाए? किस लिए आपने इसी हुकूमत के सदर से हल्फ लिया? किस लिए आपने इन लोगों को, आपके सदर ने खड़े होकर इन लोगों को हल्फ दिया और आपके लोगों को अंदर लिया है? इन किया। आरिफ अलवी 6 साल की ड्यूरेशन में है, 6 साल में आरिफ अलवी ने आपके बानी के लिए जेल में कोई काम नहीं किया। आज भी वो बाहर आके लफाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सिर्फ अल्फाजी जंग कर रहे हूँ। ठीक है, मैं ये पूछता हूँ कि अगर 47 की हुकूमत है, सबसे पहले एहतजाज ये रिकॉर्ड कराएं कि जैसे अपने दौर में आपने असेंबलियां तोड़ी थी, आज भी असेंबलियां छोड़ दें, KPK हुकूमत छोड़ दें, बाहर आ जाएं और बाहर आने के बाद अपना मुद्दा बयान करें। आपने भी तो अपने लोग बिठाए थे 2018 में, आपने क्यों नहीं लोगों की आवाज सुनी कि यार वोट का तकद्दुस पामाल करने में आप लोग सबसे आगे थे, उस वक्त आप शोर करते। मैं ये नहीं कहता हूं कि नून लीग को बहुत अच्छी हुकूमत चला लेगी, पीपल्स पार्टी चला लेगी। देखिए, मुल्क के साथ तो 76 सालों से बुरा हो रहा है। आज अगर आवाम को कुछ रिलीफ मिलना शुरू हुआ तो ये वो रिलीफ है जो आवाम का हक था, जो छीना गया था आवाम से। तो आवाम पे अशियाए खुर्दनोशी सस्ती हो रही है ना, लग्जरी आइटमों पर ड्यूटीज बढ़ रही हैं, लग्जरी चीज़ों पर ड्यूटीज बढ़ रही हैं, बिजली का बिल बढ़ रहा है, यूनिट बढ़ रहे हैं बिजली के। तो ये चीज़ें आवाम के लिए तो फेवर में अभी भी नहीं जा रही, मैं समझता हूँ। मजीद ज़रूरत है इस पे काम करने की, सरमायाकारी को लाने की ज़रूरत है। लेकिन जो काम ये इंतशार फैलाने का चल रहा है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और बेतहाशा वो इदारों को आपस में लड़ाने की कोई ना कोई तरकीब सोचते रहते हैं। और मज़े की बात ये कि एक वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया के ऊपर हर वक्त वो लेके संटी बैठे रहते हैं, संटी कहते हैं हम उसको, जिससे चोट ज्यादा लगती है। वो बेवजह की इंतशार फैलाने वाली कोई ना कोई चीज डाल के इदारों को लड़वाना, मुल्क और कौम को गुमराह करना, कौम को आवाम को गुमराह करना, तो इन चीज़ों से मुल्क चलता नहीं है। आवाम के अंदर फिशार आता है, हर आवाम का कॉमन मैन जो सुबह जाता है रात को आता है मजदूरी करता है, उनको इन चीज़ों से गरज नहीं है। वो इतना डीपली नहीं देख रहे जितना सियासी लोग देखते हैं, सहाफ़ी लोग देखते हैं। वो तो बेचारा ये सोच रहा है यार ये हो क्या रहा है, ये क्या शोर शराबा, उसका जहन मुतमईन नहीं हो रहा। अभी मैं आपको यहाँ मजीद थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा आपका। क़यादत हमारे साथ बैठी है, PTI की भी, और सीनियर क़यादत है, तो ज़ाहिर है पुराने जुड़े हुए मेरी बात को समझेंगे। आप यकीन करें कि उस एक्स वीडियो के बाद मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ कि बेइंतहा तब्दीली आई है। बाहर वाले लोग अंदर अपने ही बानी से मुत्तफिक नहीं है, उसकी एक वजह भी मुझे समझ आ रही है। ठीक है, सॉरी सजाद भाई, मैं ज़ीशान साहब ने मैं ज्वाइन किया है, मोहम्मद ज़ीशान मियानूर ने, नौजवान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। खुश आमदीद कहेंगे ज़ीशान मियानूर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ीशान साहब, चूंकि वज़ीर आज़म साहब अभी भी चाइना में हैं और आप भी उस डेलीगेशन में थे कि जो चाइनीज़ और आपका जो एक वफ्द वज़ीर आज़म साहब से जिसकी मुलाकात हुई, तो कितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, कितनी कंपनीज पाकिस्तान में आ रही हैं, ज़रा रोशनी डालें इस पर ज़ीशान साहब। ओके सर, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं जो है वो मोबाइल इंडस्ट्री में लास्ट 20 साल से जो है इनके साथ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि वजीर आजम ने ये बिजनेस डेलीगेशन, जो पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन थे, नहीं कि खाली मोबाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा भी जितनी इंडस्ट्री थी उन सब के टॉप 3 और 4 बिजनेसमैनों को वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे जो चाइनीज बिजनेसमैन थे
ठीक है। उनके साथ एक B2B मीटिंग अरेंज कराई, और जिसमें वजीर आजम का जो इस वक्त मौक़िफ़ है वो यही है कि हमें अगर मुल्क में जो इमरजेंसी इस वक्त इकॉनमी जो हालात हैं उसको अगर सही करने हैं तो डॉलर रिजर्व के एक्सपोर्ट की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। और इसके लिए हमें जो है ना किसी एक सेक्टर को हम टारगेट नहीं कर सकते, जैसे कि पहले अगर आपको पता है कि टेक्सटाइल अब जो है ना वो गवर्नमेंट का ये फोकस है कि डिफरेंट सेक्टर जैसे मोबाइल इंडस्ट्री हो गई, IT टेलीकॉम हो गई, इसके अलावा आपके सोलर पैनल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, तो हर सेक्टर से वज़ीर आज़म का ये ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से वन विंडो ऑपरेशन स्टार्ट हो, और जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट रिबेट्स स्कीम एक्सपोर्ट के ऊपर दी जाए, जो कि पाकिस्तान से जो है वो एक्सपोर्ट स्टार्ट हो। और चाइना में जैसे कि आपको पता है कि चाइना की इस वक्त जो काफी चाइना इस वक्त ये चाह रहा है कि इनको एक सेकंड विंडो कंट्री चाहिए जहां से वो अपनी एक्सपोर्ट जो है ना वो डाइवर्ट करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि चाइना में लेबर कॉस्ट जो है वो $700 और पाकिस्तान में लेबर कॉस्ट $100 है, तो हमारी जो है वो 7 टाइम लेबर कॉस्ट कम है। तो वहाँ पे बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई और उसमें बड़े अच्छे नतीजे निकले हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए, इस तरह के इकदाम टाइम टू टाइम होने चाहिए जिसमें पाकिस्तानी बिजनेसमैन और चाइना बिजनेसमैन आपस में एक दूसरों के साथ जो है वो बिजनेस इंक्रीज कर सके। एक लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है, चूंकि आप 20-30 साल से चाइनीज इंडस्ट्रियलिस्ट और जो मोबाइल फोन कंपनीज हैं उनके जो मालकान हैं उनसे आपके रवाबित अच्छे हैं, अच्छे मरासिम हैं, और आप इस मुल्क का असासा हैं हमारे, तो वो क्या संजीदा है? क्या वाकई वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे? क्या वाकई पाकिस्तान में? देखें इस वक्त चाइना, आपको पता है कि चाइना की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट थी हमारे नेबर कंट्री में, ओके, और वो नेबर कंट्री में इस वक्त चाइना के लिए बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो चाइना खुद एक हब चाह रहा है कि ऐसे कोई ऐसा कंट्री मिले जहाँ पे ये अपने बिजनेस डाइवर्ट करे। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे जितने भी चाइनीज बिजनेसमैन थे उन लोगों ने काफी इंटरेस्ट शो किया है, और मैं ये समझता हूँ हमारे लिए और मुल्क के लिए ये बहुत अच्छी बात है, और बिजनेसमैनों के लिए बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ आपके IT टेलीकॉम नहीं है, आपका एग्रीकल्चर जो है ना इस वक्त इस मीटिंग में एक जो सबसे अच्छी खुशाइन चीज थी, एग्रीकल्चर के ऊपर काफी काम किया गया है। एग्रीकल्चर की वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्टमेंट बहुत थी, बिजनेसमैन बहुत थे, और उसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है। मुझे लगता है ये एक सेक्टर है जहाँ से आपके एक्स्ट्रा जो है ना वो एक्सपोर्ट के रिजर्व जो है ना आपको इसमें बड़ा फायदा होगा, आपके डॉलर रिजर्व सेव होंगे, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ठीक है, इस सेक्टर में हमारी ग्रोथ हो जाती है। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक बात जी चाहूंगा आपसे, आप सुन रहे हैं आवाज मेरी? जी आवाज आ रही है सर? जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि एक जो है ज़राअत के अंदर में जो है ये वहाँ के बिजनेस में इंटरेस्टेड थे, तो क्या मकसद है इसका कि क्या वो इनको ज़मीनें बेचेंगे हमारी? नहीं सर, इसमें जमीनें नहीं बेचेंगे। उसमें ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान में काफी लैंड है, ठीक है, और हमारी जो वो लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। चाइनीज इस वक्त बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी जो चीजें हैं वो जाके जो है वहाँ पे बेस्ट अपनी सर्विसेज देते हैं, इक्विपमेंट्स, अपनी एफर्ट्स देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे आपकी अच्छी ज़राअत और आपके इसके ऊपर अच्छे इकदाम आ जाते हैं। जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो जितने भी एग्रीकल्चर इस वक्त है उसकी अगर ये चाइनीज ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आती है, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में भी जो है वो इसका फायदा होगा, और हमारी जो टोटल इस वक्त जो दरामदाद है उसमें हमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मोहम्मद ज़ीशान मियानूर, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। शाह साहब, अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। नैब कवानीन में तरामीम का फैसला महफूज हो गया, क्या फैसला आ सकता है उसमें? याद होगा कुछ पिछले प्रोग्राम में हमारी डिस्कस हुई थी कि सदर मुमलिकत ने जो है वो तरमीम की थी, 2 तरमीम की थी। एक वो जो इन्वेस्टिगेशन अफसर गलत रिपोर्ट फाइल करेगा तो 5 साल के बजाय 2 साल की सज़ा होगी, और जो रिमांड था उसका टाइम बढ़ा के 40 दिन का कर दिया गया था, 40 डेज। इसको जो है वो चैलेंज किया गया PTI और दीगर सियासी जमातों की जानिब से, और उनके वकला ने जो है इस पे जो है वो चैलेंज किया इस मामले को। 1200 अरब साथ में बोल रहे हैं। अब ये दोबारा बोलिए, क्या कह रहे थे सर? वो 1200 अरब के ऊपर भी गए हुए हैं ना वो? बिल्कुल। अच्छा, अब वो उसका फैसला जाहिर सी बात है अदलिया ने करना, क्योंकि अदलिया पहले इस मामले को नैब के जो पावर्स थे उसके ऊपर कुछ डिसीजन ले चुकी थी, तो उसके देखा जाए तो उससे हट के जो है वो ये
सदारती अहकाम जारी हुए। अब इसके ऊपर देखना ये है कि अदलिया जो है वो जब ये मामला खुलेगा तो समझ में आएगा कि अदलिया ने इस पे क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया और क्या डिसीजन लिया, और आया कि इख्तियारात मिलेंगे या रुक जाएंगे। मुकालमे में ये भी सवाल किया चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को कि आपके टाइम पे नैब बड़ा एक्टिव था, एहतसाब का अमल चल रहा था, तो दूसरी तरफ एमनेस्टी भी दी जा रही थी। मैं आपको बताता चलूँ कि ये तो अदलिया की आप बात कर रहे हैं, मैं उन मामलात में ज़ाहिर मुदाखलत करने की मेरा कद इतना ऊंचा नहीं है कि मैं अदलिया के मामलात में जो है वो दखल अंदाजी कर सकूं, मगर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि पीटीआई के चेयरमैन जो बातें आज कर रहे हैं वो अपने दौरे हुकूमत में नैब को एक्टिव करना बात की बात है। उन्होंने जो नारा लगाया था, धरने से वो शुरू हुए थे, और एक ही उनका नारा था करप्शन के खिलाफ। ठीक है, मैं जंग करूंगा, चोरों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। तो वो मौक़िफ़ पे आज भी उस पे डटे हुए ना शाह साहब, वो कह रहे हैं मैं नहीं बात कर रहा इन पार्टियों से। मैं उधर ही आता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पीटीआई को इतना मौका मिला कि उसने झाड़ू फेर दिया आके और सब को, चोरों को, करप्शन करने वालों को बिहाइंड द बार्स कर दिया और इदारे मुतारिक कर दिए। उसके बाद हुआ क्या, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि जिसको सजा दे दी उसको भी एक मेडिकल लेटर पर रवाना कर दिया, और बाकी लोगों को भी आज तक किसी कोर्ट में साबित नहीं किया जा सका कि मुजरिम है। यहाँ तो 9 मई गले में आ गया, उसके बाद 9 मई पार्ट 2 चल गया, जिसको आज कोई भी ऑन नहीं कर रहा सिवाय चेयरमैन पीटीआई के, बानी पीटीआई के, कि हाँ मेरा ट्वीट यूज हुआ है और मैंने ये बिल्कुल डाला है इसके ऊपर। बाकी लोग जो बाहर हैं, जिनको नए लोगों को, न्यू कमर्स को क़यादत सौंपी गई है, जो पीछे चल रहे थे उनको नहीं सौंपी गई। शेरअब्दुल मुरव्वत को हटा दिया गया, फैसल वाडवा जो है वो कहाँ खड़े हो गए, अली जैदी कहाँ बैठ गए, इमरान इस्माइल क्या कर रहे हैं, आरिफ अलवी के बयानात क्या रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे। अली गौर पहले दिन से तजाद में डिनाई कर रहे हैं उसको, बोल रहे हैं हमें तो पता ही नहीं, हम तो बाद में हैं, हमने तो बाद में ये मामलात को संभाला है, हमें पता नहीं कि पीटीआई का ये कौन डील कर रहा है। सही, 2 सवाल सलीम सिटवानी साहब। एक तो आदाद और शुमार तमाम नेशनल मीडिया पे बताया जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है इस साल पिछले साल के मुकाबले में, और एक तो मेरा ये सवाल है क्या हुकूमत सही ट्रैक पर है, सही रास्ते पे आ गई है कि अवाम की भलाई और बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है, या कि अपनी एनर्जी पीटीआई को अताब में लाने में नहीं लगा रही। एक सवाल। दूसरा मेरा सवाल ले लें। सर पहले एक सवाल का जवाब दे दे। नंबर 1 ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत सही ट्रैक पे, तो ये नाम नियाद हुकूमत है, पहली बात तो ये। और सही ट्रैक पे होती तो गंदम का स्कैंडल ना बनता, सही ट्रैक पे होती तो किसानों को उनका हक दे दिया जाता, सही ट्रैक पर होती तो दोबारा गंदम इंपोर्ट न की जाती, और सही ट्रैक पे होती तो अपने जो हम नवा टोला उसको नवाजने के लिए किसान पैकेज का अनाउंसमेंट तो किया कि मगर किसानों को उनका हक नहीं दिया गया, और जो कुछ लोग थे इनके टोले के उनको गंद से गंदम खरीद की गई मगर तमाम किसानों से गंदम नहीं खरीद की गई, तो उसको आप सही ट्रैक कैसे कहेंगे सर? मैं बात वही करूंगा कि जब तक इंसाफ नहीं है उस वक्त तक ट्रैक नहीं है। जब आप इंसाफ कायम नहीं कर रहे, फेवर में आता जा रहा है ना, साइफर केस में आपने, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ सर, आपने हुकूमत के लिए बात की है तो मैं इस वक्त हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि जब तक हुकूमत इंसाफ कायम करने की तो कोई कोशिश नहीं करती है उस वक्त तक आपको कि वो सही ट्रैक पे है तो वो उसका ट्रैक ही नहीं है कोई। और दूसरा सवाल जरा क्या कर रहे हैं? दूसरा मेरा सवाल ये था कि मौलाना आपके साथ बड़े हम ख्याल होते जा रहे हैं। सब पहले मैं इनके हमीदुर कमीशन वाली बात को रिपीट कर दूं जो करते हैं। बिल्कुल मैं यही करता हूँ, हमीदुर कमीशन, हमीदुर रहमान सब मेरी बात सुन लो ना, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना, हमीदुर रहमान कमीशन की हुकूमत पाकिस्तान की रिपोर्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये नहीं पूछ रहा मैं, बस नहीं सर, मैं बात मेरी कंप्लीट होने, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और पाकिस्तान की हुकूमत की जो है तो हम क्यों ऑन नहीं करेंगे? हमारी हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जनरल यहिया जिम्मेदार है इसका, और मालूम होनी चाहिए कि जनरल यहिया के अकाउंटों में कहां पे पैसे गए थे और किस किस तरीके से पाकिस्तान के 90,000 सिपाहियों को, 90,000 फौजियों को जो है ना वो उन 90,000 कैदियों को किसने कैदी बनवाया, क्यों उनकी मदद नहीं की, उनको हथियार डालने का कहा गया और क्यों सेफ स्पेस नहीं लिया गया दूसरी ताकतों से? ये टॉपिक नहीं है ना सर, टॉपिक है ना। आपने हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की, तो हमीदुर कमीशन की रिपोर्ट तो यही तो है ना
एक तो बांग्लादेश बनवाया, दूसरा हमारे 90,000 सिपाहियों को उन्होंने दुश्मनों की कैद में डलवा दिया, दुश्मनों की कैद में डलवा दिया। दुश्मनों ने जिन्होंने कैद में डलवाया, जिन्होंने 90,000 कैदियों को दुश्मनों की कैद में डलवाया, वो जिम्मेदार है। उन्होंने बहुत गलत काम किया था। बजाय इसको तुम 90,000 को सपोर्ट करते, उन 90,000 के साथ मिलकर जंग करते और वहां से जो है निकाल बाल करके दुश्मनों को, बजाय इसके उन्होंने हथियार डलवाए, 90,000 को दुश्मनों की कैद में डलवा दिए। ये कौन सा, ये किस तरह के जनरल से उस वक्त के, उन वक्त से जनरल को अकाउंटों के अकाउंटेबिलिटी की गई कि किन किन जनरल के अकाउंट में पैसे गए थे जो उन्होंने हथियार डलवाए। इमरान खान और ये हवारी बनने जा रहे हैं। सर, इमरान खान और शेख मुजीब बन नहीं सकते हैं। क्यों समझे? कह रहे देखिए, शेख मुजीब वो बन नहीं सकते, वो इमरान खान है और इमरान खान रहेंगे। अच्छा, समझे? शेख मुजीब था जो पीछे हट गया था, ठीक है ना, ये इमरान खान है, पीछे नहीं हटेगा, ये डटा हुआ है और डटा रहेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान को आगे ले जाएगा और पाकिस्तान को आगे ले जाने की जो ख्वाहिश है और जो तमन्ना है पूरे पाकिस्तानियों को, वो पूरी भी होगी। महंगाई में कमी आ रही है, इस पे आपने बात नहीं की। हुकूमत सही ट्रैक पर जा रही है? देखिए, महंगाई में कमी आ रही है ना, तो कोई हुकूमत की परफॉर्मेंस से नहीं आ रही। अच्छा, फिर कैसे? अभी आपको थोड़ी देर पहले सज्जाद साहब ने कहा अच्छा, कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई हैं। अच्छा, अब आप बताएं मेरे को कि 129 का डॉलर था खान साहब के टाइम के ऊपर और 148 का पेट्रोल मिल रहा था कौम को। आज $70 से भी कम है। मुझे नहीं पता इस वक्त क्या डॉलर, क्योंकि ये छुपाते हैं। इस वक्त की हुकूमत है, आवाम से इंफॉर्मेशन तमाम छुपाते हैं, उसको चेक करना पड़ेगा गूगल पे कि भाई क्या रेट चल रहा है आज का। तो $70 से कम रेट पे, यानी तकरीबन मोर देन 50% डिस्काउंट होना चाहिए। तो उसके हिसाब से कम डिस्काउंट 50% होना चाहिए। तो 148 पे जब बिक रहा तो आज इसको 75-80 पे होना चाहिए। चले 75-80 पे नहीं कर सकते, 148 पे ही ले आए तो मतलब वो तो कर सकते हैं ना। आपको पहले से सस्ता मिल रहा था। और सर वो 2 शिप जो आए थे ना रशिया के, उसका भी कौम को साथ नहीं मिला, नहीं मिला। कौन से खेतों में गायब हो गए जो डिस्काउंट के साथ में आए थे? डिस्काउंट के साथ में आए थे। चले शाह साहब, 8 जून को पीटीआई करेगी, कोई जलसा जुलूस करेगी, तो फिर उसमें एक ये भी खदशात पैदा अभी से हो रहे हैं कि कुछ सिटिंग अफसरान की तस्वीरें लेके एहतजाज किया जाएगा, इदारों के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। 39 मेरे ख्याल में शराइत रियासत ने रखी हैं, तो ये हो जाएगा। अभी तक तो मेरी नॉलेज में 26 शराइत हैं। आप 39 बता रहे हैं, मैं भी आप करेक्ट हूँ, हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा मुस्तनद हो। बात ये है कि जलसा पहली बात तो वो होगा नहीं। अच्छा, प्रोटेस्ट नहीं होगा? मैंने कहा आपको कि हाथ पांव बांध के समंदर में नहीं फेंका जाता तैरने के लिए, तो ये नहीं होगा। हाँ, उसकी वजह है ये जो क़यादत बाहर काम कर रही है ना, ये क़यादत मुत्तफिक ही नहीं है अपने बानी से। अच्छा, ये मुत्तफिक ही नहीं है, मुखलिस ही नहीं है, और ये सिर्फ लफाजी की जंग है। ग्रास रूट लेवल पे लोग इनके पीछे खड़े होने को तैयार नहीं है। देखिए, बानी की अपनी एक हैसियत है, वो पाबंद सलासल में बार बार कह रहा हूँ कि बाहर वालों को, उनको भी शक है, उनको भी समझ नहीं आ रहा कौन अपना है कौन पराया। तो ये जलसे जब होते हैं जब एक पेज पे सारा मामला हो, पार्टी मजबूत हुई हो। इस वक्त पार्टी खलफशार का शिकार है। उसके बावजूद जो लोग सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बगैर इंतशार फैलाए अपने चेयरमैन, अपने बानी के साथ मजबूती से खड़े हैं और सही तरफ ले जाना चाहते हैं पाकिस्तान को, इंतशार फैलाए बगैर पाकिस्तान का सोचने वाले लोग, वो मजबूती से खड़े हैं, लेकिन उनको साइड कर दिया गया है। उनको चलने नहीं लिया जा रहा। सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है नहीं जी, अब जो मुकदमात खुल रहे हैं वो तो वहाँ मफरूर मुल्जिमान की बहुत बड़ी तादाद लेके बैठे हुए हैं। अच्छा। उनको तो पूरी लिस्ट कल मुहैया की गई है कि इज्जत से दे दो। फ्लोर पर खड़े होके उन्होंने कहा है, बिलावल साहब की तजलील की है उन्होंने, छोड़ेंगे नहीं हम, तजलील की है उन्होंने, आप नाजेब अल्फाज इस्तेमाल किए। और जो वो धमकियां दे रहे हैं, वो धमकियों से राणा साहब को भी बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, क्योंकि सियासी जंग है ना, ये लफ्जों की सियासी जंग नहीं। वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बिल्कुल है, हुकूमती इतना बड़ा ओहदा है उनके पास, फिर वो तड़ियां लगा रहे हैं, गवर्नर को तड़ियां लगा रहे हैं वहां के, कह रहे हैं गोले पर से उठा के फेंक दूंगा, बाहर फेंक दूंगा। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि पार्लियामानी सियासत में उतर गए हैं, कर नहीं रहे हैं। अगर 47 की हुकूमत है तो आप बाहर आ जाएं, बाहर आके आपको बेहतर आवाम रिस्पॉन्स करेगी कि यार वाकई इन्होंने जो है वो 47 की 2 नंबर हुकूमत को माना ही नहीं हो रही। बाहर केपी में एक हुकूमत है, अगर वहां से हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हुई तो इस्लामाबाद में
बड़ा एक जलसा नहीं हो सकेगी साजिद। मुखलिस लोग नहीं चल रहे इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ, बानी के साथ मुखलिस लोग नहीं चल रहे। बार बार कह रहा हूँ कि अंदर ही मामला खराब हो गए। पहले भी गंदे अंडे टोकरी में थे, आज बहुत ज्यादा वो टोकरी पूरी भर गई। चलें, लास्ट स्टोरी सर। इस्लामाबाद में बड़ी तैयारियां हैं और इजाज़त भी आपको इंतज़ामिया ने दे दी। अब आप ये शिकवा भी नहीं कर सकते कि इजाज़त नहीं मिली। कैसा वो एहतजाज होगा, क्या मुतालबात होंगे, और KPK में आपकी हुकूमत है, वो मशीनरी मुमकिन है इस्तेमाल हो ट्रांसपोर्टेशन की मद में, लोगों की मद में, क्या बताएंगे? कुछ होगा या नहीं होगा? सर आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन और उसकी चीज़, किसी भी चीज़ की PTI के जलसे में ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। अवाम जोग दर जोग आते हैं और डट कर आते हैं और अपने अपने अखराजात के ऊपर आते हैं, अपने ज़ाती अखराजात पर आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता पार्टी ने इनके लिए अरेंजमेंट किया हो। तो ये तो आप जहन से निकाल दें। अवाम की मोहब्बत है खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए खान साहब जो है वो कौम के लिए डटे हुए हैं और कौम के लिए कोशिशें भी सबका दौर में उन्होंने की हैं। तो अब अवाम इनके साथ है और अवाम आप देखेंगे भरपूर तरीके से जलसे में शिरकत करेगी, जो कि तमाम तर मुखालफों के सोच से बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से। और KPK की जो आपकी CM है, क्या वो ठीक जा रहे हैं? उनके रवैये, उनकी परफॉर्मेंस, हुकूमती रवाबित, एक CM को ये सब चीज़ें ज़ेब देती हैं? देखिए वो मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैंने नहीं सुनी उनकी ये तकरीर, मगर जो भी वो काम करेंगे कानून और आइन के दायरे में रहते हुए करेंगे, क्योंकि यही इनकी तरबियत है और इसी के उनको कहा गया है। एक मुंह से कहना एक अलग चीज़ है, मगर आइन और कानून को ये नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि इनकी तरबियत में ये चीज़ नहीं है। तो मुंह से कहने से इंतशार बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है, लोगों में एक हरासमेंट का माहौल बन जाता है। वो आज भी कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा। जब जुल्म हो रहा होगा, जब जुल्म हो रहा होगा, आप देखें आलिया साहबा, सनम जावेद और यास्मीन राशिद और महमूद खान और दीगर जो है वो अभी तक जेलों में बंद हैं और झूठे मुकदमात इन पर बनाए चल रहे हैं। गुजरांवाला के मुकदमे से जमानत होती है तो कहीं और से शुरू हो जाती है, लाहौर से उनकी जमानत, एक और केस दर्ज हो जाता है। इस तरह के झूठे मुकदमात बनाने के आलमी रिकॉर्ड कायम किया है मौजूदा हुकूमत ने, और तमाम तर झूठे मुकदमात को एक पेज पे ला के और ख्वाहिशमंद का एक केस दाखिल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके ऊपर तमाम केसों का एक साथ में फैसला करवाना चाहिए। जो उन्होंने बदमाशियां और गुंडागर्दी की है केसों को दाखिल इंदराज करने में, तो इंदराज करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए और इंशाल्लाह ये कार्रवाई होगी। चलें जी, इस उम्मीद के साथ मेरा मुख्य आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।